दोस्तों आज की वीडियो में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहूंगा। मैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे साइड में लगाता हूँ, ये शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। अरे यार एक बात बता, ये कीबोर्ड पे जो कीज होती है वो एबीसीडी फॉर्मेट में क्यों नहीं होती? रुक, मुझे लगता है ना कि साइंटिस्ट को एबीसीडी नहीं आती होगी। अरे क्या हुआ? दोस्तों ऐसे जवाब दोगे तो भाई चमाटी मिलेगी। कीबोर्ड पे एबीसीडी फॉर्मेट में कीज क्यों नहीं होती है, ये सवाल का जवाब शायद आपको भी नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं एक और सिनेरियो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप 1945 में होते और उस वक्त आप कंप्यूटर खरीदने का सोचते तो आपको कंप्यूटर खरीदने से पहले एक बड़ा सा घर या बंगलो खरीदना पड़ता। अब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर एक बड़े साइज का आता था और ये भी फैक्ट आपको नहीं पता होगा। तो ऐसे ही 7 इंटरेस्टिंग कंप्यूटर फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसे जानकर आपका नॉलेज बढ़ेगा डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। लेट्स बिगिन। चलिए अब फैक्ट नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर 1945 में आप होते और उस जमाने में आप कंप्यूटर खरीदने का सोचते तो मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर खरीदने के पहले आपको एक बंगलो खरीदना पड़ता। आप बोलोगे यार कंप्यूटर खरीदना और बंगलो खरीदना इसमें क्या कनेक्शन है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर इतना बड़ा हुआ करता था कि वो एक छोटे से घर में नहीं बैठ सकता था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसका नाम था ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इतना बड़ा था कि इसका वजन लगभग 30 टन था। और इसे मैं आसान भाषा में बताऊं तो ये लगभग 2 ट्रक के बराबर था। और ये कंप्यूटर 150 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी में आपके घर की बिजली कई दिनों तक चल सकती है। और इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी। अब वैक्यूम ट्यूब क्या है इसके बारे में आप जरूर जानना चाहोगे। वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होते हैं जिसमें से हवा को निकाला जाता है और उससे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। और ये वैक्यूम ट्यूब स्विचेस और एम्पलीफायर की तरह काम करती थी। इनमें से कई ट्यूब्स हर रोज खराब होती थी, जिसकी वजह से इस बड़े कंप्यूटर को आधे टाइम तो बंद ही रखना पड़ता था। और ऐसा कहा जाता है कि ये कंप्यूटर बिना खराब हुए मैक्सिमम 5 दिन चला था। तो ये था फैक्ट नंबर 7। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 6 की तरफ। वायरस। दोस्तों मैं उस वायरस की बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल आप सुन रहे हैं न्यूज के अंदर। वैसे उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे क्यूरियोसिटी चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, या ऊपर आई बटन है उसमें हमने लिंक रख दी है। लेकिन फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूं वायरस की, वो है कंप्यूटर वायरस के बारे में। जी हाँ, कंप्यूटर वायरस एक उस तरह का प्रोग्राम है जैसे कि नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम रहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब ये वायरस आपके कंप्यूटर में एग्जीक्यूट या रन होता है तो ये अपने आप को रिप्लिकेट करता रहता है। लेकिन इस वायरस को पहले आने से रोकने के लिए क्या करना है, ये बात तो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये कंटिन्यूअसली कनेक्टेड जो वर्ल्ड है, इसमें वायरस फैलने के बहुत सारे जरिए हैं, जैसे कि ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे तो बहुत सारे कंप्यूटर वायरसेस वॉर्म्स थे और है भी, लेकिन उनमें से एक पुराना कंप्यूटर वॉर्म के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जिसका नाम था आई लव यू। जी हाँ दोस्तों, ये एक ईमेल वॉर्म था। मतलब आपके इनबॉक्स में ईमेल आता था जिसमें सब्जेक्ट लाइन में लिखा होता था आई लव यू और नीचे एक अटैचमेंट रहती थी लव लेटर फॉर यू। और जैसे ही उस अटैचमेंट पे आप डबल क्लिक करते थे तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर की फाइल को ओवरराइट कर देता था। और इतना ही नहीं, उस समय में आपके विंडोज एड्रेस बुक में या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के एड्रेस बुक में जितने भी ईमेल एड्रेस रहते थे उनको ऑटोमेटिकली आई लव यू नाम का ईमेल सेंड हो जाता था। और ये आई लव यू नाम का कंप्यूटर वॉर्म आया था साल 2000 में। और अगर आपको कभी आई लव यू सब्जेक्ट का मेल आता है तो ये मत समझना किसी लड़की ने आपको भेजा होगा, तो सतर्क हो जाइएगा इस ईमेल पे क्लिक करने के पहले। ये तो फैक्ट नंबर 6। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 5 की तरफ। दोस्तों अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आता है? हार्ड डिस्क कितनी जीबी की है, कितनी टीबी की है, इतना ही ख्याल आता होगा। लेकिन हार्ड डिस्क से रिलेटेड चौंकाने वाली खबर यह है कि जब पहला हार्ड डिस्क ड्राइव बना था तो उसमें सिर्फ 5 MB का स्पेस हुआ करता था दोस्तों, यानी कि आज के जमाने का एक गाना खाली उसमें बैठता था। और ये हार्ड डिस्क IBM द्वारा बनाई गई थी 1956 में और इसका वजन लगभग 1 टन था, जिसमें 5 MB का डेटा स्टोर होता है। इसकी कीमत लगभग $50,000 थी दोस्तों। ये था फैक्ट नंबर 5। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 4 की तरफ। आप इन दिनों आराम से कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर को आसानी से कनेक्ट कर सकते, लेकिन ये बात सालों पहले इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि कंप्यूटर्स में हर एक डिवाइस कनेक्ट करने के लिए अलग अलग पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कीबोर्ड के लिए सीरियल पोर्ट हुआ करता था, प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट हुआ करता था, और यहां तक आज भी देखेंगे आप तो मॉनिटर के लिए विजय पोर्ट अलग से रहता है। और उस जमाने में इतने सारे पोर्ट्स हुआ करते थे और उसकी वजह से ये सारे पोर्ट्स एक साथ कभी कभी काम भी नहीं कर पाते थे। और ये
दिक्कत जो होती थी उसे खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज एक साथ आई और यूएसबी पोर्ट का इन्वेंशन हुआ। यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों, जो कि एक आसान और एक स्टैंडर्ड एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने का पोर्ट बन गया। और ये इन्वेंशन एक इंडियन ने किया था। 1994 में अजय भट्ट नाम के एक इंटेल एम्प्लॉय, उन्होंने और उनके टीम ने मिलकर यूएसबी का इन्वेंशन किया था। और उसके बाद यूएसबी 1.0 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसका ट्रांसफर स्पीड लगभग 1.5 MB टू 12 MB पर सेकेंड था। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 3 की तरफ। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो कीज होते हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, तो चलिए जानते हैं इसका असली रीजन। अब सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि हमारे जो कीबोर्ड के कीज का पैटर्न होता है उसे क्वालिटी कीबोर्ड पैटर्न बोला जाता है। जी हाँ, हम हर रोज जो कीपैड यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन से और कंप्यूटर में, वो क्वालिटी कीबोर्ड होता है। और ये क्वालिटी कीबोर्ड का इन्वेंशन क्रिस्टोफर शोल्स ने 1868 में किया था, लगभग आज से 150 साल पहले दोस्तों। और इस क्वालिटी लेआउट में कुछ तो बात होगी जो आज तक हम यूज करते आ रहे हैं। शुरुआत में कंप्यूटर का कीबोर्ड नहीं हुआ करता था, टाइपराइटर पे टाइपिंग किया जाता था और ये जो टाइपराइटर थे उनकी कीज पियानो कीबोर्ड की तरह थी और उसपे जो लेटर थे उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया था, जैसे कि ABCD। और ये जो टाइपराइटर्स थे वो एक परफेक्ट मैकेनिकल डिवाइस थे, उनमें बहुत सारे मैकेनिकल लिंकेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। और टाइप करते समय इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमनली एक साथ आते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कीपैड पे ऐसे अल्फाबेट आजू बाजू में ही प्लेस किए थे जिनका इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में एक साथ और बार बार होता है। हाई स्पीड में टाइप करते समय जब ऐसे अल्फाबेट एक साथ टाइप होते थे तब टाइपराइटर जाम होता था दोस्तों। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिस्टोफर शोल्स ने इन वर्ड को दूर दूर कर दिया और क्वेरिटी नाम का पैटर्न डिजाइन कर लिया। और ये कॉम्बिनेशन इतना फेमस हुआ कि बाकी सारी टाइपराइटर कंपनी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और इसी हिसाब से आगे के सभी टाइपराइटर अपने बनाने लगे। और ये असल में तो टाइपराइटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये इतना फेमस हो गया कि आगे चलकर कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी यही पैटर्न को कंटिन्यू कर लिया गया। ये तो फैक्ट नंबर 3। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, आप सभी इंटरनेट तो यूज करते ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट का भी वजन होता है? ये बात जानकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि क्या बात कर रहे हो सर, इंटरनेट का भी वजन होता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, इंटरनेट का भी वजन होता है। और मैं कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप की वजन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं डेटा के वजन की बात कर रहा हूं। तो अब आप सोचोगे कि यार इसको मेजर किसने किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि साइंटिस्ट ने इसे मेजर नहीं किया है, उन्होंने बस इसे कैलकुलेट किया है। और जितनी भी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है, जैसे कि वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, ईमेल, इन सभी को हम डेटा बोलते हैं। और इस डेटा का फिजिकल एनर्जी और मास दोनों भी होते हैं। जो भी डेटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्टोर होता है। और जैसे आपने साइंस में पढ़ाई होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का भी वजन होता है दोस्तों, जो कि बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का वजन लगभग 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। और साइंटिस्ट के हिसाब से 50 KB का ईमेल स्टोर करने के लिए 800 करोड़ तक इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। और कुछ साइंटिस्ट के कैलकुलेशन के अनुसार अगर आप 4 GB का डेटा मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं तो आपके मोबाइल का वजन 0.000 ऐसे 18 बार 0 के बाद 1 ग्राम से बढ़ेगा। और 2011 में साइंटिस्ट ने पूरे इंटरनेट पे जितना भी डेटा है उसका वजन कैलकुलेट किया था तो वो लगभग 50 ग्राम था। और ये 2011 की बात है दोस्तों, अब तो और भी बढ़ गया होगा। और ये था इंटरनेट से रिलेटेड हमारा फैक्ट नंबर 2। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। और फैक्ट नंबर 1 है प्रोसेसर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के दिमाग के बारे में। क्या आपको पता है कि इंटेल के i7 प्रोसेसर के सेकेंड जनरेशन में 100 करोड़ तक ट्रांजिस्टर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ ट्रांजिस्टर एक छोटे से चिप के अंदर होते हैं जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और ये माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि आपको पता है कि वो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम करता है। और इस छोटे से चिप के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और डायोड्स होते हैं। और मैं आपको ट्रांजिस्टर्स के बारे में बताऊं तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है जो कि स्विच या एम्पलीफायर का काम करता है। और क्या आपको पता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कब इन्वेंट हुआ था? वो हुआ था 1971 में और वो इन्वेंट किया था इंटेल कंपनी ने। उसका नाम था इंटेल 4004, जिसके अंदर लगभग 2300 ट्रांजिस्टर थे। और अभी के प्रोसेसर में लगभग 100 करोड़ ट्रांजिस्टर है दोस्तों। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें कैसे दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। ये थे 7 फैक्ट कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दोस्तों। सो कैसे लगा दोस्तों ये फैक्ट्स का वीडियो? डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जो भी करना है वो सब किया होगा। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे चैनल के लिंक है, चेकआउट कीजिए। और मेरी वेबसाइट है जो कि हमने थोड़ी सी इंप्रूव की है, उसे भी चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जहाँ पे
कोर्सेस आपको घर बैठे बैठे सीखने मिलेंगे सर्टिफिकेट के साथ। चेकआउट कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।